हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं यूपीएससी का सीडीएस का पेपर। यूपीएससी सीडीएस जो सेकेंड पेपर हुआ था 2024 का, जो सितंबर में होता है, 2024 में हुआ था। मैं उसका आज ये लेक्चर 5वां करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। भाई मैं 15-15 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और लेक्चर उतना बर्डन या ज़्यादा बड़ा ना लगे। ठीक है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे और भी एग्ज़ाम हैं, कई सारे डिफ़िकल्ट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर उनके लिए आप डेफिनेटली इसका वीडियो रेफ़र करें और बहुत फ़ायदा उठाएं। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। आगे बात करूं तो रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम, या बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग के अलावा, रेलवे के अलावा आप एसआई, पुलिस कांस्टेबल, बैरिस एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उनके लिए, सबके लिए रेफ़र कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर ये कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के एग्ज़ाम, बिकॉज़ यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के होते हैं, तो आप यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, तो कई बार चीज़ें रिपीट होती हैं, बिकॉज़ वो थीम जो बेस्ड होती हैं वो रिपीट होती हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप चैनल पर देखो नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं। पहला बोला है क्वेश्चन में, कुछ 10 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2 कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, what is the integral value of k for which expression this much is positive। अब ये चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो d है वो लेस देन 0 होना चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि d ग्रेटर देन 0 होगा? देखो भाई, इस केस में d पॉजिटिव है, मतलब कि आपको d लेस देन 0 रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, विच इम्प्लाइज बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स के इक्वल टू नहीं, लेस देन है। के स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0, विच इम्प्लाइज के की वैल्यू माइनस 4 से 4 के बीच में लाई करेगी। माइनस 4 लेस देन आर इक्वल्स, हम सॉरी, इक्वल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ के लेस देन प्लस का 4 इक्वल नहीं है, इसलिए के की वैल्यू यहाँ से आएगी के स्क्वायर लेस देन 16। तो जब आप ये लेस का साइन होता है तो ऐसा करते हो। और यहीं पर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल होता तो फिर यहाँ इक्वल लगाते, ठीक है। ये के की वैल्यू आपने निकाली -4 से 4 के बीच में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे देखो बोला है के लेस देन -2। भाई के लेस देन -2 का मतलब क्या हुआ कि मतलब -5 -6, माइनस इनफाइनाइट से आप ऐसे चले जाओगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है, इस टाइप से। अब ये आप कहोगे कि ये तो इक्वल हो गया, मतलब ये चीज़ें माइनस के से लेस बोला अपने को, ठीक है। माइनस के से लेस का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें छोटी है ये वाली, तो इसको हटा दो आप, -3 -2 -1 इसको हटा दो, तो यहाँ तक है। अब एक तो ये हो गया, मतलब इतनी वैल्यू, दूसरी आप यहाँ से ये वैल्यू है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो, जो अपन ने फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है, -4 से 4 के बीच में लाई कर रहा, मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, इतनी वैल्यू हो सकती है, 2 3, इतनी वैल्यू हो सकती है। अपने पास 6 पॉसिबल केसेस हैं। उनमें से भाई इसमें देखो कि अगर ये कंडीशन है तो ये इतनी सारी वैल्यू है, तो इन दोनों में कॉमन कितनी वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, इसकी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अकेला -3 है, अकेला -3 है जो इसमें आ रहा है, दैट मीन्स कि ये -3 जो वैल्यू है सेटिस्फाई करेगी। तो के की एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। आपसे पूछा व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, तो के की एक ही वैल्यू आ रही, तो दैट मीन्स कि आप बता सकते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। जब दूसरा स्टेटमेंट लेके देखते हैं,
भाई दूसरे में बोला कि के ग्रेटर देन -4, इसका मतलब क्या हुआ कि -4 से ग्रेटर क्या क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे इनफाइनाइट तक आप चले जाओगे। अब इसमें देखो, और ये के की जो वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने निकाली है, तो भाई ऐसे में कितनी वैल्यू कॉमन है, -3 से लेके 3 तक, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू कॉमन है। तो क्या आप के की कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो केवल एक स्टेटमेंट से आप बता सकते हो। देखो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब पहले से भी दूसरे से, दोनों से आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ दूसरे से नहीं निकाल सकते। और तो आपका आंसर तो ये आ चुका है। बाय द वे, अगर दोनों स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों को मिला के, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो आप सी करोगे, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग, आप दोनों से मिला के भी आंसर नहीं निकाल सकते, तब आप डी होगा। तो इसका आंसर फिलहाल ए होगा। समझ आया क्या? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। सेम चीज ये इन्फॉर्मेशन दी है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी डे कैन ए बी सी टूगेदर फिनिश द वर्क, यही पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी 3 बंदे हैं, ये कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे? आपको कंडीशन क्या दी है, देखो, ए एंड बी टूगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 24 दिन। अगर ए एंड बी भाई दोनों मिल के 24 दिन में पूरा करते हैं, तो सी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। सी के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो क्या आप बता पाओगे कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? हो सकता है सी की इफिशियंसी इनकी 3 गुना हो सकता है 4 गुना, हो सकता है आधी, हो सकता है 1/3, हो सकता है कुछ और हो। तो इससे अकेले आप नहीं बता सकते। समझ आया? तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी एंड सी टूगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। सिमिलर इन्फॉर्मेशन वहाँ ए और बी के दिया था, सी को मिस किया था, और यहाँ बी एंड सी को दिया है, ए को मिस किया है। तो यहाँ से भी आप नहीं बता सकते कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम को निपटाएंगे। समझ आया क्या भाई? अब देखो, फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों की बात करें कि भाई अगर दोनों को कंसिडर करते हो, तो ए एंड बी दोनों कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 24 दिन में। बी एंड सी यानी बी प्लस सी दोनों 36 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक, क्या आप तीनों का बता सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कितने दिन में काम को निपटाएंगे? भाई नहीं बता सकते, बिकॉज ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी आपको नहीं पता है, इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी नहीं पता है। समझ आया? हो सकता है कि इसमें बी अकेला 24 दिन में काम कर रहा है, मान लो 24 यूनिट काम है, या इन दोनों का एलसीएम मान लो, तो आपको बी का कितना पता, कहाँ पता है कि बी इतना काम कर रहा है, ए इतना काम कर रहा है, फिर वही बी का यहाँ भी नहीं पता सी कितना काम कर रहा है। तो उनकी इफिशियंसी नहीं पता, तो दोनों को मिला के भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। करेक्ट? समझ आया क्या? तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ऑप्शन डी होगा। समझ आया क्या? समझ नहीं आया तो बताओ भाई, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। इसमें क्या बोला है, सेम इन्फॉर्मेशन यही दिया है। क्वेश्चन में बोला है आपसे, कैन बी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन विच इज प्राइम। क्या कॉमन सॉल्यूशन हम बता सकते हैं क्या जो कि प्राइम हो? देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। भाई पहले से, अगर पहले स्टेटमेंट को देखो, x² -26x + 33 133 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन सॉल्यूशन मतलब x की यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, x का मतलब कि रूट निकालोगे। भाई 133 है, अगर 13 13 करते हो तो 13 × 13 169 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम वैल्यू 13 × 13 होगी, जब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब वो चीज़ें नियरली अथवा इक्वलेंट होती हैं, नियरली इक्वल होती हैं, या एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। जितना एग्जैक्ट इक्वल के पास होंगी उतना ही उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो ये 13 का स्क्वायर 13 13 26 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उससे कम है। दैट मीन्स की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। कितने ज़्यादा होगी? तो भाई मुझे 13 लाना है, तो मान लो कि अगर मैं 17 कर दूं एक को, मान लो 13 की जगह मैं 14 कर दूं, तो 14 8, तो फिर ये इवन नंबर आएगा। 15 करूँगा तो 15 और 11, तो 5 आएगा, नहीं होगा। 15 के बाद 16, फिर नहीं होगा। 16 16 × 10 160 हो जाएगा। 17 करूँगा तो भाई 17 और 9, 17 9 153, 17 9 133, नहीं 17 और कितना होगा, 17 और फिर 9 बचेगा तो नहीं होगा, 153 हो जाएगा। 18 से नहीं होगा, 19 से तो 19 7, तो इसकी वैल्यू 19 और 7 हो जाएगी। ये समझ में आया क्या? मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करके इनको दो पार्ट्स को ब्रेक कर रहा हूँ, और निगेटिव साइन चेंज करके, जो भी साइन आता है उसका साइन चेंज करके x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देता हूँ। ये मैं आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। भाई बता पाओगे क्या, कैन बी हैव अ कॉमन सोल्यूशन विच इज़ प्राइम? तो नहीं बता सकते, ठीक है। अकेले इससे कहाँ बता पाओगे कि कॉमन है कि नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस 475। जब आप इसको लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस 475 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको फिर से बांटता हूँ। अगर इक्वली मैं 22 लेता हूँ तो भाई 22 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक है। तो मतलब 22 नहीं होगा। दैट मीन्स एक को आप अगर 23 लेते हो और 21 लेते हो तो 3 एक कम 3, आखिरी में 3 होगा, ये भी नहीं होगा। और नंबर होगा, अगर एक को 25 लेते हो और एक को कितना 19, तो क्या मल्टीप्लाई करो 19 50 95 कैरी 9, 19 दूना 38, 38 9 47, तो ये आ गया। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आप यहाँ से क्या होगा, देखो -25 और -19 आएगा। इनका साइन चेंज करोगे तो 19 और 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप आंसर नहीं निकाल सकते बिकॉज आपसे कॉमन सॉल्यूशन पूछा है। भाई जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करते हो, ठीक है, जब दोनों को आप कंसिडर करोगे तो देखो 19 जो है दोनों में कॉमन है। आपसे पूछ रहा है कि कॉमन सॉल्यूशन क्या आप फाइंड कर सकते हो, कैन वी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन विच इज़ प्राइम। तो देखो कॉमन सॉल्यूशन दोनों में, इसमें 19 है, इसमें भी 19 है, तो 19 है विच इज़ प्राइम भी है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है भाई। समझ आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि भाई इज 327 पावर n 173 पावर n डिविजिबल बाय 500। हमें ये चेक करना है। n इज ऑड नेचुरल नंबर, n इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। भाई देख लेते हैं क्या जो बोला है। पहले वाले में बोला है कि n अगर ऑड है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। देखो हमें 500 से डिवाइड करना है भाई, तो ये 327 की पावर n दिया है प्लस 173 की पावर n, इसको 500 से डिवाइड करना, मतलब मैं अलग अलग कर दूं क्या? अब देखो इसको 500 से जब डिवाइड करोगे तो भाई 500 माइनस ये बड़ा नंबर है, एक्चुअल में ये बड़ा नंबर है पर ये बड़ा नंबर है। 500 से जब डिवाइड करोगे तो 500 माइनस 327 करोगे तो क्या आप 327 को ऐसा लिख सकते हो, 500 और माइनस 173 इसकी पावर n, ये पूरा बिकॉज 327 ही तो है। तो मैं इसको जब ऐसा लिखूंगा 500 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, माइनस 173 बचेगा उसकी पावर n। बताओ भाई, माइनस 173 की पावर n और ये वाला 173 की पावर n ही है, 173 की पावर n है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब जो कंडीशन दिया है कि भाई n ऑड है, अगर n को ऑड ले तो मान लो n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, तो ये ऑड नंबर जब होगा तो भाई ये वाला टोटल नंबर कितना हो जाएगा, -173, ठीक है। ऑड का मतलब कि -173। अब पावर में जो भी n रखो आप, मान लो 1 की जगह आप 3 रखते हो 5 रखते हो, तो ये कुल मिला के ये नेगेटिव होगा और ये वाला 173 की पावर n ये वाला पॉजिटिव होगा। ये सेम चीज़ें दोनों हैं तो ये मिलके 0 हो जाएगा। अब 500 से 0 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। एक्चुअली रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि ये पूरा पूरा कट गया, दैट मीन्स ये 0 आ गया, मतलब ये 500 से डिविजिबल है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, बोला n एक पॉजिटिव इंटीजर है। भाई n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कट रहा है तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे, ठीक है, तो जहाँ पर ये -173 की पावर n था तो ये +173 की स्क्वायर आएगा और ये वाला भी 173 की पावर अगर 2 ले रहे हो तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या ये 500 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। जब दोनों को कंबाइन लोगे तो भी नहीं कटेगा, बिकॉज आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आखिरी में यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इधर से भी 9 आएगा तो 9 9 8 यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। क्या 500 से ये कटेगा? भाई नहीं कटेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर है? तो आप केवल एक स्टेटमेंट से निकाल सकते हो। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर, नहीं, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट। समझ आया क्या भाई? बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65।
इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल goes up by 20%, by what percentage should the consumption be reduced so that expenditure remain the same? देखो, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पेट्रोल की प्राइस अगर 20% बढ़ जाती है तो खपत कितने प्रतिशत, खपत की प्रतिशत, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछा है, खपत की प्रतिशत पूछा है। कंजम्पशन का परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज कंजम्पशन शुड डिक्रीज। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, प्राइस इज इक्वल टू, नहीं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पीसी, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये फार्मूला होता है। भाई अगर एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है और प्राइस अगर बढ़ रही है तो ये घटेगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो मान लो कि ये 20% आपको क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, तो मान लो कि ये प्राइस अगर मान लो कि 20% बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, मतलब 120/100 होगा, या इसी चीज़ को आप 6/5 लिख सकते हो। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है, दैट मीन्स इस पूरे पार्ट को 1 बनाना है तो इसको आपको 5/6 बनाना पड़ेगा, या इसको 100/120 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 5/6 का मतलब तभी तो ये जाके 5 कटेगा, 6 कटेगा 1, तो ये तो 20% इंक्रीज हुआ, तो ये भाई कितना होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज देखो, 6 के कंपेयर में 5 हो गया, मतलब डिक्रीज कितना हुआ 1, और 1 अपन ये 6 के कंपेयर में 1 डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स कि 16.67% ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्लियर हुआ क्या? तो अब किसी स्टेटमेंट की, आप तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बता पा रहे हो, किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 90, भाई एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, तब इससे बिना दिए ही आप निकाल पा रहे हो। ठीक है, द कंजम्पशन वाज 20 लीटर, कंजम्पशन वाज 24 लीटर बिफोर प्राइस हाइक, इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो। तो ऑप्शन पढ़ो, वन ऑफ द स्टेटमेंट, आइदर स्टेटमेंट, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, फोर्थ वाला, बिना किसी स्टेटमेंट को यूज किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हो, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, दिल्ली। ठीक है, समझ आया क्या भाई? आगे बढ़े, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 66, क्या बोला है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द पी सैलरी टू क्यू सैलरी 6/5, हाउ मच पीस एक्सपेंडिचर। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक्चुअली है तो आसान, बट वो रेशियो का खेल है, इसलिए आपको समझना है कि पी की सैलरी अपान क्यू की सैलरी कितना दिया है भाई, 6:5, ये सैलरी है, ऐसा मतलब सैलरी। पहले स्टेटमेंट में जो बोला है आपको पूछा क्या है, पी का एक्सपेंडिचर, पी का एक्सपेंडिचर आपसे पूछा है, ये द रेशियो ऑफ द, आप इसको एक्स मान लो, मान सकते हो क्या? ठीक है, द रेशियो ऑफ पी सेविंग टू क्यू सेविंग, अब पी की सेविंग टू क्यू की सेविंग का रेशियो दिया है 3:2, अब बाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स मान चुके हैं। क्या इतने से भाई से सैलरी इतनी है, ये रही सैलरी, सैलरी इतनी है और उसमें से आपकी सेविंग इतनी हो रही, तो भाई एक्सपेंडिचर आप जितना होगा, चलो मान लो कि सेविंग में से ये रही सैलरी, सैलरी में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो आपका एक्सपेंडिचर होगा, बट ये तो एक्स वाई रेशियो है ना। अब पी का मान लो आपको एक्सपेंडिचर निकालना है सिर्फ इतने स्टेटमेंट से, तो क्या करोगे, पी का जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो सैलरी माइनस सेविंग होगा, तो सैलरी कितनी है पी की 6x, और इधर से सेविंग 3y, ये एक्सपेंडिचर बचाएगा। तो एक्सपेंडिचर एक्स और बाई की वैल्यू कहाँ से लाओगे आप बताओ, एक्स और बाई की वैल्यू कहाँ से लाओगे, नहीं निकलेगी, तो आप पहले स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। समझ आया? दूसरा स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द पीज एक्सपेंडिचर टू क्यूज एक्सपेंडिचर 1:1, भाई पी का एक्सपेंडिचर देखो, पी का एक्सपेंडिचर अपान क्यू का एक्सपेंडिचर, अगर ये 1:1 दिया है तो क्या आप क्यू पी का एक्सपेंडिचर आपसे पूछा तो ये बता सकते हो 1 क्या है, अब इसको जेड मान लो, तो जेड की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे, रेशियो में किस फॉर्म में है, ये तो रेशियो में दिया है ना, तो इससे भी आप नहीं निकाल सकते। समझ आया? दोनों को जब कंबाइन करोगे, जब दोनों को पहला दूसरा स्टेटमेंट कंबाइन करोगे तो सेविंग एक्सपेंडिचर कुल मिला के सैलरी क्या होती है, अब देखो दोनों को लिख रहा हूँ, तो सैलरी होती क्या है, पी की सैलरी अपान क्यू की सैलरी, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, देखो ध्यान से देखना, सैलरी में से जब आप एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो आपकी सेविंग बचेगी, या सैलरी में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा, तो दोनों चीज़ें हैं।
अब इधर देखो, इसको माइनस कर दो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हटा के, ये एक्चुअली इसकी जगह मैं 6x डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, सैलरी यानी 6x और ये रहा 5x। सैलरी में से इनका आप जो सेविंग है वो माइनस कर दोगे 3y और ये माइनस कर दोगे आप 2y। ठीक है, अब क्या बचेगा, ये एक्सपेंडिचर बचेगा। अब एक्सपेंडिचर देखो 1:1 दिया है भाई, यहाँ से आप सॉल्व करके x और y में कुछ रेशियो निकालोगे। चलो मैं मान लिया कि निकाल लोगे, पर आपसे पूछा क्या है, p का एक्सपेंडिचर आप फिर भी x और y के फॉर्म में निकलेगा, तो कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है, समझ आया क्या, क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि p की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है। देखो p की एक्सपेंडिचर पूछा है, अगर p की एक्सपेंडिचर और q के एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा होता तो आप बता देते, पर यहाँ पर p का एक्सपेंडिचर एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा है। आप चलो मान लो, मैं उदाहरण के लिए, हालांकि इसको कैलकुलेट करोगे तो 1:3 आएगा। ठीक है, अब चलो 1:3 अगर रख भी देते हो तो यहाँ पर मान लो इसको 1 रख देते हो तो ये 6 आ गया। अब फिर ये रेशियो में तो भाई इसको r मान लो, आप कुल मिला के x और y में रिलेशन आ गया कि आप एक r मानोगे, अभी x y अलग अलग था, अब यहाँ पर सेम मान लोगे, तो मान लो इसको r मान लिए, तो ये 5r 6r हो गया, 6r 5r, और यहाँ पर y की जगह 3 रख दोगे, ये मान लो 3 आया है, तो y की जगह जब 3 रखोगे तो 3 जा 9r और 3 2 जा 6r। अब बताओ फिर से कहाँ से निकालोगे, फिर r की वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो भाई दोनों को यूज़ करके भी आप नहीं निकाल सकते आंसर। समझ आया क्या, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, कैन नॉट बी आंसर्ड। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67। देखो, द लार्जेस्ट ऑफ द 5 डिफरेंट इंटीजर इज 8 एंड लीस्ट इज 2। 5 इंटीजर दिए हैं जिसमें से लार्जेस्ट 8 है और सबसे छोटा वाला 2 है, मतलब और कितने 3 इंटीजर बचे। अब 3 इंटीजर इनके बीच में होंगे, तो बीच में पॉसिबल कितने केसेस हैं, देखो 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज इंटीजर, भाई एवरेज निकालने का मतलब कि मुझे पहला और आखिरी दो पता है, मतलब बीच की ये तीनों एग्जैक्टली पता चल जाए कि 3 4 5 होगा, 3 4 6 होगा, 3 7 होगा, 6 होगा, क्या होगा वो मुझे पता चल जाए तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो, द सम ऑफ ऑल द 5 इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होगा कि भाई ये तो 20 हो, 25 हो या 30 हो, 15 हो, 15 भी हो सकता है, बट क्या पाँचों का सम 15 संभव है, अगर संभव है 5 का कुल मिला के मल्टीपल होना चाहिए। देखो पहले इन दोनों को तो ये तो क्लियर है, तो 8 2 10 तो इन्हीं दोनों से हो गया। अब मुझे 3 नंबर और लेना है, अगर 3 नंबर सबसे छोटे लेते हो मान लो, तो 3 4 3 7 5 12, मिनिमम 12 आएगा। अब 12 आने का मतलब कि 10 और 12 जब ऐड करोगे तो 22 आएगा, अब मिनिमम है तो 22 से तो बड़ा ही नंबर होगा, तो ये 20 तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम अगर लेते हैं तो 7 5 12 6 18, तो मैक्सिमम 18 आएगा, तो 10 + 8 जब ऐड करोगे तो ये 28 आ जाएगा। 28 मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब 30 भी नहीं हो सकता भाई। समझ आया, मतलब आपको 25 ही करना है पांचों को मिला के। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज इंटीजर, तो जब आपको ये पता चल गया सम ऑफ ऑल द 5 इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 5, तो आप इससे बता सकते हो ना कि जब आपको पता चल गया भाई कि 25 ही होना है, 25 होना है, तो अब इनका 25 का एवरेज बता सकते हो ना, 25/5 = 5 है, तो पहले स्टेटमेंट से आप बता सकते हो। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया ना, क्यों बता सकते हो, बिकॉज 5 के मल्टीपल तो ये संभव हैं, पर ये केस को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, बिकॉज 30 हो ही नहीं पाएगा, जो ये कंडीशन दिया है, जो इंटीजर दिया है, 20 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले और लास्ट दे दिया है 2 और 8। अब बीच के नंबर से मुझे 15 ही मिल सकता है, तो ये 15 ही एक ही बचा, तो टोटल 15 और 10 25 हो गया। 25 का एवरेज आप बता पाओगे कि 25/5 यानी 5 होगा, मतलब एवरेज आप बता सकते हो, तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑड, क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक तो 2 है, दूसरा 8 है। अब ऑड इंटीजर, द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑड, कहने का मतलब कि भाई ये तो 2 क्या हो गए, इवन हो गए। अब ऑड इंटीजर का मतलब कि 3 इंटीजर ऑड होंगे अथवा एक इंटीजर ऑड होगा, यही कहने का मतलब हुआ। 5 के पाँचों तो ऑड नहीं हो सकते, बिकॉज ये दोनों इवन दे दिया है। तो अब मुझे या तो 3 इंटीजर ऑड लाना है, ऑड ऑड ऑड, या फिर आपको 2 इवन और एक ऑड लाना है, ऐसा करना है। और मुझे इन दोनों इनका
देखो मुझे अब ये स्टेटमेंट को भूल जाओ। द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑड, मुझे या तो तीनों ऑड लाना है या तो ये लाना है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इस कंडीशन को अभी नहीं यूज़ करूँगा, मैं इस कंडीशन को व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, तो भाई आपको ऑड लाना है तो ये तो तीनों ऑड ले लो, तो तीनों जब ऑड लोगे तो 3 5 7 हो जाएगा। देखो एक कंडीशन ये 3 5 7, ठीक है। अब या तो दो ऑड हों, दो इवन हो, एक ऑड हो, तो इनमें से दो इवन कोई भी रख दो, एक और दो इवन ये हैं, तो दो इवन 4 6 रख दो, एक ऑड बचा। तो ऑड 3 5 7 में से कुछ भी ले लो, 3 5 और 7 में से कुछ भी ले लो। तो क्या इस वाले केस से आप आंसर बता पाओगे? बताओ मुझे, क्या इस वाले स्टेटमेंट से आप आंसर बता पाओगे? भाई एक तो ये केस संभव है सेकंड वाले स्टेटमेंट से, सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड स्टेटमेंट से ये एक तो ये कंडीशन संभव है, ठीक है। फिर यहाँ पर तीन तीन कंडीशन, एक ये, फिर 4 5 6, 4 6 और 7 ये कंडीशन, ऐसे तीन कंडीशन और एक ये चार चार कंडीशन संभव है। तो क्या आप क्लियरली आंसर बता पाओगे कि इनका जब आप तीनों को सब पांचों का अलग अलग जोड़ोगे भाई तो पांचों का सम अलग होगा तो एवरेज भी अलग होगा। समझ आया? तो क्लियरली आप यहाँ से सेकेंड से नहीं बता सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियरली होगा। समझ आया क्या? ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 68, देखो देर आर थ्री डिफरेंट वेट, ऑल वेट आर इंटीजर एंड देयर सम इज प्राइम नंबर। तीन डिफरेंट वेट हैं, लेट से W1 W2 एंड W3 हैं। ऑल वेट आर इंटीजर एंड डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है, ये भी ध्यान रखना। इंटीजर, ऑल आर इंटीजर एंड देयर सम इज प्राइम नंबर, मतलब जब आप इनको जोड़ते हो W1 प्लस W2 और प्लस W3 तो ये एक प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर दीज वेट, कहने का मतलब कि ये इन तीनों वेट की अलग अलग वैल्यू आपको बतानी है। समझ आया भाई? अब देखो वन ऑफ द वेट इज ट्वाइस द अनदर वेट, आप कोई सा भी एक ले लो, W1 W2 का रेशियो ले लो, एक जो है दूसरे का डबल है, तो मैं इसको डबल मान लेता हूँ, इसको वन में मान लेता हूँ, तो भाई इसको वन इसको टू। कोई किसी का ये नहीं बोला कि पहला दूसरे का दूसरे का पहला, कोई कुछ नहीं बोला है। भाई मुझे बताओ ऐसे कितने केसेस होंगे? तीसरे स्टेटमेंट W3 की बात किया है क्या कहीं इसमें से? मुझे बताओ तीसरे स्टेटमेंट की कहीं W3 की बात किया है क्या कि वो कितना होगा? तो ऐसे कितने केस हैं? एक दूसरे का डबल है तो ऐसा ले लो, 2 1 ले लो, तो अथवा चलो मैं 1 2 लेता हूँ, तो भाई 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10, ऐसे कितने होंगे? ऑल आर डिफरेंट, हाँ ऑल द वेट आर इंटीजर, सभी इंटीजर हैं। अब सिंगल डिजिट भी नहीं बोला है, तो ऐसे कितने केस संभव होंगे? और फिर ये तो दो हो रहे हैं और अभी W3 की वैल्यू ही नहीं पता, तो उससे तो आप और भी डिफरेंट हो जाएगा, तो मतलब इससे आप नहीं निकाल सकते, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, वन ऑफ द वेट इज थ्राइस द अनदर वेट, तो भाई फिर से कोई सा भी, अब ये भी नहीं क्लियर किया है कि जो अदर वाला और रिमाइनिंग बचा W1 W2 को ले लो अथवा W3 को ले लो, कोई सा भी ले लो, एक दूसरे का थ्राइस है, तो फिर से सेम केस ऐसे हो जाएंगे बहुत सारे केस, तो इससे भी नहीं निकाल पाओगे। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फिर से देखो कि एक वेट दूसरे का डबल है। भाई मान लो अगर मैं मानता हूँ कि चलो एक को 1 2 मान लो, एक को 1 3 मान लो, अब किसको मान लो 1, किसको मान लो 2, किसको 3 मान लो, देखते हैं। मान लो मैं इसको मान लेता हूँ, एक को 1 2 और एक को 1 3 मान लेते हो, चलो ये वाला मान लेते हैं। W1 यहाँ पर 1 है, W1 यहाँ पर 1 है, तो W1 W2 W3 का जब रेशियो निकालोगे, बताओ W1 1 है, 1 W2 की वैल्यू 2 है, तो ये रेशियो 2 में आ जाएगा। 1 3 का रेशियो कितना है? 1 3 अगर ले रहे हैं, अभी भी बहुत सारे केस संभव है, पर अगर मैं इस केस को ले रहा हूँ तो 1 है अगर W1 तो 3 हो जाएगा W3, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देखो, इनका सम, व्हाट आर दीज वेट, तो भाई इनका तीनों का सम हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए, इन तीनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, मतलब ये 3 + 2 5 एक 6 6, अब ये x ले लो y ले लो तो 6x, 6 का भी प्राइम नंबर होता है, तो उसमें x की वैल्यू को अगर कुछ भी इंटीजर रखते हो 2 5 7 9 11 तो वो ऑलरेडी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो आप दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं निकाल सकते। बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। समझ आया क्या? बनेगा? बताओ। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69,
देखो आसान क्वेश्चन है। व्हाट आर द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। भाई पहला स्टेटमेंट देखो, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअली P इंटू 1+RT/100। मतलब अमाउंट के लिए मुझे एक टाइम की जरूरत पड़ती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है और प्रिंसिपल पता हो। मुझे क्या बोल रहा है, एक केवल यहाँ पर टाइम दिया है। अब देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख। तो भाई 1 लाख अगर प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो मुझे क्या दिया है, प्रिंसिपल के अलावा टाइम दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा नहीं बता सकते ना इससे। सेकंड देखेंगे तो इसमें बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो इसमें केवल रेट दिया है 10%। तो भाई इसका हम अमाउंट कितने का निकालेंगे, 10% कितने का निकालेंगे, चलो 10% दे दिया, 10 साल दे दिया सॉरी। परंतु 5,000 का निकालोगे कि 5 लाख रुपए का निकालोगे, 10 लाख का निकालोगे, 1 करोड़ का निकालोगे, कितने का निकालोगे नहीं बता सकते आप विदाउट अमाउंट, विदाउट प्रिंसिपल। ठीक, तो इससे भी नहीं निकाल सकते। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, तो भाई आपको क्या दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, क्वेश्चन में टाइम तो दिया ही है। अब आप आराम से बता सकते हो कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर कितना अमाउंट होगा। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि क्या क्या दिया, इससे हम वो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, समझ आया क्या? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन ये दिया है, इज P² प्लस PQ प्लस Q² ऑड वेयर। क्या ये ऑड है? अगर आप हाँ बता सकते हो तो, ना बता सकते हो चाहे जो हो, आप केवल ये बता सकते हो क्या कि ये ऑड नंबर है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखो, P प्लस Q इवन है। भाई P प्लस Q अगर ये इवन है तो या तो दोनों ऑड होंगे तब इवन आएगा, या दोनों इवन प्लस इवन होंगे तब भी इवन आएगा। बताओ क्या इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब देखो, मान लो मैं पहला केस लेता हूँ इसमें से, ये वाला, चलो इसको ए केस मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो ए केस के अगर मैं देखूँ तो दोनों ऑड नंबर है, तो भाई ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। फिर पी क्यू बोला है, देखो पूछा क्या है अपने से, P² प्लस PQ प्लस Q², यही पूछा है भाई। P² यानी ऑड किसी को भी ले लो, दोनों ऑड हैं, ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर, ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड का स्क्वायर, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड, और 3 ऑड नंबर को ऑड टाइम्स ऐड करोगे तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ से ऑड नंबर आया। जब बी केस को आप लोगे तो इवन, अब इवन का स्क्वायर भी इवन होगा, इवन इंटू इवन भी इवन होगा, इवन का स्क्वायर अगेन इवन, तो मतलब ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो तीनों इवन को जब जोड़ोगे तो इवन ही आएगा। देखो यहाँ से ऑड आया, यहाँ से इवन आया। भाई बताओ क्या आप बता सकते हो कि क्या P² Q² ये ऑड नंबर होगा? नहीं बता सकते, बिकॉज एक बार ऑड आ रहा है, एक बार इवन आ रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या? तो इससे नहीं बता सकते, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं, PQ इज ऑड। भाई P और Q दो का प्रोडक्ट ऑड कब होगा, जब दोनों के दोनों ऑड होंगे। अगर उनमें से कोई सा भी एक इवन हो गया तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है, दोनों इवन होंगे तो भी इवन हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक इवन होगा तब भी वो इवन हो जाएगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट ऑड नंबर है दैट मीन्स दोनों ऑड होंगे। अब जब दोनों ऑड होंगे तो भाई यही कंडीशन देख लो, ऑड जब आपने लगाया तो ये ऑड आया, तब आप बता सकते हो ना सेकंड स्टेटमेंट से कि हाँ P² प्लस PQ प्लस Q² ये ऑड नंबर होगा। समझ आया? तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आप इस इन्फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि P² प्लस PQ प्लस Q² ऑड है या नहीं है। बाय द वे ऑड है। ठीक है, अगर नहीं भी होता तब भी आप बता पाते कि ऑड है, पूछा है तो नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं है ऑड। ठीक है, समझ आया? तो क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस मच 71। देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज 10,000। दस दैट टोटल पॉपुलेशन आउट ऑफ विच मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन नंबर। भाई इसमें से देखो, मेल इक्वल नंबर का मतलब 5,000 मेल हैं और फीमेल भी 5,000 है 10,000 में से। कोई दिक्कत? आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 30% आर द न्यूज़ पेपर रीडर। टोटल पॉपुलेशन में से मतलब इस 10,000 में से न्यूज़पेपर रीडर जो हैं कितने हैं, 30%, मतलब 3,000 हो जाएंगे 10,000 का 30%। ठीक है,
मतलब रीड नहीं करते, नॉन रीडर। क्या, मैं नॉन रीडर लिख रहा हूँ, देखो 7,000 हो जाएंगे। बताओ भाई, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल न्यूज़पेपर रीडर, मतलब जो 3,000 रीड करते हैं, इनमें से, इस 3,000 में से, देखो इस 3,000 में से रीडर 1/3 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब इंग्लिश की, देखो ENG मतलब इंग्लिश, रीड पेपर, इसका 1/3 भाई, 3,000 का 1/3 1,000 होगा। मतलब नॉन इंग्लिश, देखो ध्यान देना, नॉन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, नॉन इंग्लिश, मतलब 3,000 जो इंग्लिश मतलब न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उसमें से 1,000 तो इंग्लिश रीड करते हैं, और नॉन इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 3,000 माइनस 1,000, दैट इज 2,000। ठीक है, समझ आया। आउट ऑफ द टोटल इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% आर फीमेल, भाई इस 1,000 में से फीमेल और मेल का बता दिया है। फीमेल बोला 20%, मतलब 1,000 का 20%, भाई कितना होगा, 200 होगा। बचे मेल कितने बचेंगे, तो फिर 800 बच जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? आगे देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कितने होंगे भाई? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर सब कुछ आपके सामने कैलकुलेट हो चुका है। आपसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़, भाई मेल जो हैं ये 800 इंग्लिश रीड करते हैं, परंतु मुझे नहीं पता। अगर केवल इंग्लिश की बात किया होता कि इंग्लिश मेल कितने, इंग्लिश फीमेल कितने, तो मुझे पता है। बट जो इंग्लिश रीड नहीं करते रीड, मुझे क्या पता। जैसे मान लो कि ये 2,000 मेल हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं बट इंग्लिश नहीं रीड करते, मुझे इसमें से मेल का इतना कहाँ पता है कि मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे। टोटल का मुझे पता है कि 5,000 मेल हैं, 5,000 फीमेल हैं। समझ आया? 3,000 इंग्लिश मतलब रीड करते हैं। इस 3,000 में से मुझे नहीं पता कि भाई 3,000 में से 1,000 तो रीड कर रहे हैं, जिसमें से मेल फीमेल बता दिया। बट ये 2,000 वाले हैं जो इंग्लिश रीड नहीं करते, मतलब अदर न्यूज़पेपर रीड करते हैं। इसमें से मुझे मेल का नहीं पता, फीमेल का नहीं पता, तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड होगा, कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, बिकॉज डाटा पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो आप इनमें से कोई आंसर आपको दिख सकता है, 800 दिख रहा है तो ये आंसर टिक मत करना, बिकॉज आपसे जो पूछा उसको आपको बताने को, वो बता पा रहे हो कि नहीं। आई होप की बातें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़े भाई देवी और सज्जनों, स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन 72, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर वूज पेरीमीटर दिस मच। अब भाई मुझे ये बताओ, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि मैक्सिमम एरिया, एरिया का मतलब दो चीज़ों का यानी दो लंबाई का मल्टीप्लिकेशन होता है। या आप अगर रेक्टेंगल की बात करो तो PQ ले लो, AB ले लो, जो लेंथ ले लो, XY ले लो, जो भी लेना है, LB ले लो। ठीक है, दो लेंथ का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब वो दोनों चीज़ें नियरली इक्वल होंगी, या इक्वल अगर पॉसिबल है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर इंटीजर हैं तो इक्वल हैं, या एक कम ज़्यादा या दो कम ज़्यादा, वैसे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बोला, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन ए स्क्वायर वूज पेरीमीटर। भाई मैं इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर क्यों ना ले लूँ। ठीक है, तो जब 400 दिया है तो स्क्वायर की पेरीमीटर कितना होता है, 4A, और इसको मैं 400 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 100। समझ आया? अब इस स्क्वायर यानी रेक्टेंगल बोला है तो मैं ए कर दूंगा, मतलब A स्क्वायर एरिया हो जाएगी, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, दिल्ली। बताओ, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड 3 पावर 10 बाय 7। भाई 3 टू द पावर 10 है, 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7। आसान है। देखो अब मुझे क्या पता है, 3 से भी छोटा मुझे करना है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2, उसकी पावर 5 लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10, और बटे कितना, 7 से डिवाइड करना। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, जब 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, अब 2 की पावर 5, बिकॉज यहाँ से 2 आ गया, ये ऊपर वाला 2 नहीं लिखा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो जो 2 रिमाइंडर आएगा वो उसको लिखा हूँ। ठीक, 2 की पावर 5 होता है 32 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौक 28, 4 बच जाएगा, यही आपका रिमाइंडर होगा 4, ऑप्शन डी। समझ आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। ध्यान रहे, आप इसको डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि बिकॉज चलो मैं भी मान लेता हूँ कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किया कभी, पर यार चीज़ें जिस एक तरीका होता है करने का वो करोगे ना,
ऐसा तो नहीं कि कुछ भी आप रैंडम इसको टिक कर दो, इसको इसको करते हैं, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। देखो ये 64% है भाई, मुझे परसेंट जब हटाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी परसेंट दिया है, मुझे हटाने बटाने का कोई काम नहीं, तो मैं ये एक्चुअल में ये वैल्यू है ना, अगर वैल्यू टर्म्स में लिखूँ 64% को वैल्यू टर्म्स में लिखूँ तो ये लिखूँगा। भाई इसका मुझसे स्क्वायर रूट पूछा है, तो क्या इसका स्क्वायर रूट मैं यही निकालूंगा, बताओ यही होगा। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। ठीक है, अब इसको मुझे परसेंट में आंसर दिया है। भाई मुझे जब परसेंट बनाना होता है तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा। देखो ये कटेगा एक जीरो से, कितना हो गया 80। अब ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो 80% ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। मैं मान लेता हूँ कि चलो आपने इस टाइप का इतना बेसिक या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होगा, पर एक तरीका अपनाओ यार, तरीका अपनाओगे तो वो आपको सही आंसर तक ले जाएगा। तुक्का मारोगे तो यार आपको लगेगा 64 का परसेंट का स्क्वायर है 8 होगा, 8% 0.8। ऑप्शन भी देखो ऐसे ही, एग्जामिनर भी ऐसे ही होते हैं, चालाकी करते हैं। ऑप्शन देख लो आप कैसे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ this much and this much is divisible by 3 where p is a digit। अब डिजिट है तो 0 से 9 तक ही होगा। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p आर पॉसिबल। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दिया, डिफरेंस ऑफ दिस मच एंड दिस मच। भाई एक नंबर दिया है 10⁻31 -5, दूसरा नंबर दिया है 10⁻30 + p। मुझे ये बता बड़ा कौन सा होगा, हमें निकालना डिफरेंस। तो भाई मैं बड़ा ये वाला होगा, बिकॉज 10⁻30 दिया है। ठीक है, और ये 10⁻31 दिया है, ये 30 दिया है, तो बड़ा ये नंबर होगा। बड़े में से छोटे को माइनस कर देता हूँ कुल मिला के। इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं। ठीक है, यही चेक करना है। देखो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, कुल मिला के आप सॉल्व करोगे कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा। मुझे एक इन चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो 10⁻31 और -10⁻30। ठीक है, -5 है ही सही, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -p हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको 3 से डिवाइड करना, इन दोनों में 10⁻30 कॉमन है। देखो बचेगा क्या, इधर 10 बचेगा एक और इधर 1 बचेगा, माइनस इधर कॉमन लोगे तो 5 + p बचेगा। आपको इसको 3 से डिवाइड करना है। 10 - 1, अच्छा ये तो 3 के ऊपर का है, 10 - 1 9 होगा। तो भाई 9 जब ये 10⁻30 × 9 है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, मतलब ये तो पूरा कट गया, इसका काम हो गया माइनस। अब ये 5 + 2 को 2 + p लिख सकते हो, बिकॉज इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, छोटा कर देते हैं, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि p को, इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो p की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। 0 हो सकती है क्या, भाई 0 रखोगे तो 2 + 0 दैट इज 2 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो p की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखोगे तो कट जाएगा, 4 रखोगे तो कट जाएगा, और क्या 7 रखोगे तो 7 2 9 कट जाएगा। क्या 8 9 रख सकते हो कोई और वैल्यू, नहीं, तो 3 वैल्यू संभव है। बताओ भाई 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे। समझ आया। तो देखो भाई इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम ट्रिक्स पर आप इसको फॉलो करें। सिस्टमेटिक वे में मैं दे रहा हूँ, मैं वो तरीका अपनाता हूँ कि जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओ। आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में अगर मेरा छोटा सा योगदान रहा तो मुझे खुशी होती है। आप एक दिन जब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मेरी हेल्प मिली आपको, छोटी सी भी 1% भी मिली, ठीक है, बस आपकी तैयारी को मैं आसान बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। आपसे केवल एक उम्मीद करता हूँ कि भाई चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट आप ही को करना है, चैनल आप ही का है तो आप ही को आगे बढ़ाना है। कैसे सपोर्ट करोगे, तरीका ये है कि आप उसको पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, उसके अलावा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। जितने लोग आपके पढ़ने वाले कांटेक्ट में हैं, जिनको लगता है आपको कि उनको ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचा दो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कितना पसंद आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये ज़रूर बताना। बिकॉज तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, राइट। और एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम से आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम हब नाम से फेसबुक पर पेज है, एग्ज़ाम हब नाम से आप उसको फॉलो करें। इंस्टा पर भी एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम से चैनल है, उसको आप फॉलो करें, ठीक है, और सपोर्ट करें चैनल को। मिलते हैं, चलो पढ़ते रहो बढ़ते रहो अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।